नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अभिप्रेरणा, जिसका आज द्वितीय भाग है और इस द्वितीय भाग में हम अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी जिसे दिया है हमारे हर्ज़बर्ग महोदय ने, अमेरिका मूल के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है हर्ज़बर्ग महोदय। इन्होंने एक सिद्धांत जीव दिया। ये सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किसी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों से हर्ज़बर्ग महोदय ने साक्षात्कार किया। उनके विषय में इस सिद्धांत में चर्चा की गई है कि कर्मचारियों को जो संतोष या असंतुष्टि की भावना है, संतुष्टि या असंतोष की भावना है, वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, उन्हें कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, उसके बारे में इस सिद्धांत में चर्चा की थी। अभिप्रेरणा हमारा एक महत्वपूर्ण विषय बनता है, तो सभी परीक्षाओं में, चाहे वो कैसी भी हमारी शिक्षक संबंधित परीक्षा है, सीटेट है, यूटेट है, एसटेट, सुपर टेट, रीट, डी ट्रिपल एस पी, केवीएस और यहाँ तक कि एनडीए की नेट और जेआरएफ परीक्षाओं के लिए अभिप्रेरणा सिद्धांत हमारा क्या है? महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। प्रश्न बनने की संभावना रहती है, 3 से 4 प्रश्न हमेशा अभिप्रेरणा सिद्धांत से बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है तो हमें प्रेरित करने के लिए कक्षा को आगे बढ़ाएं, ताकि और लोगों को भी इसका क्या मिल सके, लाभ मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हर्ज़बर्ग का सामान्य परिचय देखते हैं। इनका पूर्ण नाम है फ्रेडरिक फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। जन्म होता है 18 अप्रैल 1923 ईस्वी में। मृत्यु होती है 19 जनवरी 2000 में। ठीक है। जन्म हुआ 1823 में और मृत्यु हुई 19 2000 2000 में। ठीक है। आगे देखते हैं इनका जो सिद्धांत है उसे किस नाम से जानते हैं? प्रेरक स्वच्छता सिद्धांत। जो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया उसको नाम दिया जाता है प्रेरक स्वच्छता सिद्धांत, या अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत, जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है इनके सहयोगकर्ता। ये क्या करते थे? इनका कार्य था कि ये अमेरिका के जितने भी कर्मचारी हैं, ज्यादातर हर कंपनी के पास ये जाते थे, उनके कर्मचारियों उनके एम्प्लॉय से मिलते थे, उनके साथ साक्षात्कार करते थे। तो उसमें इनका सहयोग दिया था बर्नार्ड मोसेनर करके हुए हैं एक, बर्नार्ड मोसनर और बारबरा बी स्नाइडरमैन। ठीक है। दो इनके सहयोगकर्ता थे, एक थे बर्नार्ड मोसनर और बारबरा बी स्नाइडरमैन, दो सहयोगकर्ता जिन्होंने इस सिद्धांत में क्या करा है, इनकी सहायता करी है। शोध कार्य किया था इन्होंने जो 1950 से 1960 का दशक चलता है, और उस दशक में इन्होंने कार्य किया था, शोध कार्य शुरू किया था, जिसमें लगभग 200 कर्मचारियों पर करते हैं शोध, अपना रिसर्च करते हैं 200 कर्मचारियों पर। उनके पास जाते हैं, उनसे साक्षात्कार करते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ऐसे संगठन के कौन से कारक हैं जिनके कारण इनको संतुष्टि की भावना इनके अंदर जागृत हो रही है, या इनके अंदर असंतोष उत्पन्न ले रहा है, वो किस प्रकार से होता है। इस चीज की इन्होंने जानकारी प्राप्त करने के लिए, रिसर्च करने के लिए अपना कार्यक्रम शुरू करा था, जिसमें ये लगभग 200 कर्मचारियों पर अपनी रिसर्च करते हैं। ठीक है। इनकी बुक प्रसिद्ध हुई, द मोटिवेशन टू वर्क। 1959 में, 1959 में बुक इनकी पब्लिश हो जाती है, जिसमें ये अपने सिद्धांत की क्या करेंगे, आगे व्याख्या करेंगे, अभी आगे देखेंगे। ठीक है। अब प्रश्न बनता है, द मोटिवेशन टू वर्क बुक किसने लिखी है, किसने प्रतिपादित की है? तो इसका उत्तर बनेगा फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग महोदय ने इसका प्रतिपादन किया हुआ है। ठीक है। जो शोध कार्य इन्होंने किया था उस शोध कार्य को प्रकाशित किया जाता है 1966 में, 1966 में, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, इस नाम से इनके शोध कार्य को प्रकाशित कर दिया जाता है। ठीक है। पुस्तक थी द मोटिवेशन टू वर्क, और जो शोध कार्य है वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन के नाम से इनके शोध कार्य को, रिसर्च वर्क को प्रकाशित कर दिया जाता है 1966 में। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारे हर्षवर्ग महोदय का सामान्य परिचय। अब हम थोड़ा सिद्धांत के विषय में चर्चा करते हैं, उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास की चर्चा करें तो हर्षवर्ग ने जो इनका द्विकारक सिद्धांत इन्होंने दिया है अभिप्रेरणा का, इनका मानना है कि अभिप्रेरणा हमें दो कारकों से मिलती है। जैसे हम अब्राहम मैस्लो के विषय में पढ़ करके आए हैं, उन्होंने हमारी 5 आवश्यकताएं बताई जिनके द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले शारीरिक सुरक्षा की हमें कमी महसूस हुई अंदर से, तब जाकर के हमने अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए क्रियाएं करना शुरू करा। शारीरिक सुरक्षा पूरी हो जाती है तो हम अपनी अगली स्तर की
आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो हर्ज़बर्ग महोदय हुए, इनका मानना था कि हम जो प्रेरित होते हैं या एक कर्मचारी किसी संगठन में जो प्रेरित होता है, उसके मुख्यतः 2 कारक हो सकते हैं, ठीक है? उसी सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे और वो कारक कौन-कौन से होते हैं, आगे उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? क्या बताते हैं कि अभिप्रेरणा का जो इन्होंने जो अपना द्विकारक सिद्धांत दिया, जिसे प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत नाम से जाना जाता है, जो 1959 में इन्होंने प्रकाशित किया था। 1959 में उसे प्रकाशित किया। किसके उस पर, द मोटिवेशन टू वर्क नाम की इनकी जो बुक है, उस बुक के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1959 में, ठीक है? जो हमारे हर्ज़बर्ग महोदय हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1959 ईस्वी में अपनी पुस्तक द मोटिवेशन टू वर्क के माध्यम से। आगे देखिए, उन्होंने यह सिद्धांत कर्मचारियों से उनके कार्य स्थल के अच्छे और बुरे अनुभवों के बारे में साक्षात्कार लेने के बाद विकसित किया था, ठीक है? जो हर्ज़बर्ग महोदय हैं, उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार किया था, अर्थात उनके साथ इंटरव्यू करे थे, उनके अच्छे-बुरे अनुभव के बारे में उन्होंने जानकारी ली, अच्छे-बुरे अनुभव के बारे में उनसे साक्षात्कार किया। साक्षात्कार कर लेने के बाद ही इस सिद्धांत को उन्होंने क्या करा, विकसित करा। ठीक है? तो इस सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है कि संतुष्टि और असंतोष अलग-अलग कारकों से उत्पन्न होते हैं। जब उन्होंने साक्षात्कार लिया, कर्मचारियों से वो मिले, कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया उन्होंने, तो उन्हें पता चलता है कि ये जो संतुष्टि है, संतोष है और जो असंतोष है, वो दोनों अलग-अलग कारकों से उत्पन्न होते हैं, दोनों एक ही कारक से उत्पन्न होने वाले नहीं हैं, ठीक है? मानो संतुष्टि, किसी कर्मचारी की संतुष्टि 20,000 सैलरी में है, तो असंतोष उसका क्या होगा? 20,000 सैलरी में असंतोष नहीं होगा, उसे असंतोष होगा 10,000 सैलरी में, ठीक है? तो ऐसे 2 जो कारक हैं, मुख्य कारक, वो किसी एक ही वस्तु से हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा मानना था हमारे किसका? हर्ज़बर्ग महोदय का, ठीक है? इन्होंने तो अलग-अलग कारकों की पहचान करी थी, जो प्रेरणा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, हमारे मोटिवेशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। वो कौन से कारक हैं? एक प्रेरक कारक हैं और एक आरोग्य कारक हैं। तो ऐसे कारक हैं जो हमारे मोटिवेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अपना इफ़ेक्ट उन पे डालते हैं। और एक कारक है आरोग्य कारक, जिन्हें क्या कहा जाता है, हाइजीन कारक, और दूसरे कारक हैं हमारे प्रेरक कारक, जिन्हें मोटिवेटर कारक कहा जाता है। इन 2 कारकों का ही प्रतिपादन इन्होंने किया था। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम पड़ता है द्विकारक सिद्धांत, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है? आगे देखिए, हर्ज़बर्ग का मानना था कि कर्मचारियों को वास्तविक रूप से प्रेरित करने के लिए संगठनों को असंतोष से रोकने के लिए आरोग्य कारकों को संबोधित करना चाहिए। हर्ज़बर्ग का क्या मानना है? वो मानते हैं कि यदि हमें कर्मचारियों को वास्तविक रूप से मोटिवेट करना है, रियल तौर पर हमने उन्हें मोटिवेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, आरोग्य कारकों को ही देखना होगा। क्योंकि मानो एक कर्मचारी किसी संगठन में काम करता है और वो चाहता है कि अच्छी खासी सैलरी मिले, तो तभी जब उसे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, तभी वो अपने कार्य को और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए अभिप्रेरित होगा। अब काम उससे कराया जाता है बहुत ज़्यादा, और सैलरी उसे दी जाती है 5-6 हज़ार, तो इस प्रकार से वो अभिप्रेरित नहीं हो पाएगा, ठीक है? यदि हमें उन्हें वास्तविक रूप पर प्रेरित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आरोग्य कारकों को देखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे कारक जो क्या हों, बाह्य तौर पर उन्हें प्रेरित करते हों, ठीक है? आगे देखिए, यदि और असंतोष को रोकना है, अब कम सैलरी मिलेगी तो असंतोष कर्मचारी के अंदर जगेगा, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अगर असंतोष को रोकना है, तो आरोग्य कारकों को ही हमें क्या करना पड़ेगा, संबोधित करना पड़ेगा, ठीक है? और केवल उन्हें संतुष्टि देनी है और उनकी प्रेरणा को बस बढ़ाना है, तो हमने क्या करना होगा, फिर प्रेरक कारकों को देखेंगे, मोटिवेटर्स कारक देखेंगे, ऐसे कारक जो उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं क्रिया को करने के लिए, ठीक है? उन कारकों की ओर जाएँगे और उन्हें और ज़्यादा क्या करेंगे, प्रभाव बढ़ा करके उन्हें और ज़्यादा अभिप्रेरणा प्रदान की जाएगी, ठीक है? चलिए, ये तो था इनका इतिहास, किस प्रकार से उन्होंने सिद्धांत को दिया है अपने। उसके बाद कौन-कौन से अपने सिद्धांत में ऐसे कौन-कौन से 2 कारक हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी 2 प्रकार से ही मोटिवेट हो सकता है, आरोग्य कारकों से और प्रेरक कारकों से, ठीक है? चलिए, अब इनके कारकों के विषय में बात कर लेते हैं, दोनों क्या हैं? आरोग्य कारक, जिन्हें हाइजीन कारक भी कहते हैं, और प्रेरक कारक, जिन्हें हम मोटिवेटर कारक भी कहते हैं। आरोग्य कारक बाह्य होते हैं, या इन्हें रखरखाव कारक भी कहते हैं, और
अब प्रेरक कारक क्या है? हमारे आंतरिक कारक होते हैं या जिन्हें संतुष्टि कारक भी कहते हैं, जिनसे हमें आत्म संतुष्टि होती है, अपने आप में संतुष्टि होती है। एक उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली, मानो हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसके मैनेजर बन जाएं, ठीक है, या हम एचआर में आ जाएं, तो हमारी हमने अचीवमेंट प्राप्त कर ली, उपलब्धि को हमने प्राप्त कर लिया, तो हम क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। तो प्रेरक कारक संतुष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें संतुष्टि कारक भी कहते हैं और आंतरिक कारक भी कहते हैं। हमें अंदर से ही हमें आप आंतरिक रूप पर ही हमें प्रेरणा मिलती है, उपलब्धि हम आंतरिक प्रेरणा से ही प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमें बार बार बाहर से प्रेरित कर रहा है और हम बाहर से प्रेरित होकर के किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। हमें अंदर से ही सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आना होगा, तभी हम अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि एक तो आरोग्य कारक बाह्य कारक हैं, जिन्हें हम रख रखाव कारक भी कहेंगे, और प्रेरक कारक अर्थात मोटिवेटर फैक्टर्स हमारे क्या हैं? आंतरिक कारक हैं, जिन्हें हम संतुष्टि कारक भी कहते हैं। नौकरी के संदर्भ में और उस वातावरण से संबंधित जिसमें कर्मचारी काम करते हैं। नौकरी के संदर्भ में संबंधित है एक तो हमारा आरोग्य कारक, ठीक है, नौकरी के संदर्भ में है, और दूसरा किससे संबंधित है? कर्मचारियों का वह वातावरण जिसमें वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है। उस वातावरण से संबंधित होता है जिस वातावरण में कर्मचारी कार्य कर रहे हों। उस वातावरण ये आरोग्य जो घटक हैं, आरोग्य जो कारक हैं, वो उस वातावरण से संबंधित है जिस वातावरण में एक कर्मचारी कार्य करता है, अर्थात उसका संगठन, उसकी कंपनी, जिस कंपनी में वो कार्य कर रहा हो, ठीक है, और उसके नौकरी से संबंधित होता है, उसके जॉब के संदर्भ में होता है। उपस्थिति संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती, लेकिन इन कारकों की अनुपस्थिति असंतोष का कारण बनती है, अर्थात जो हमारे आरोग्य घटक होंगे, बाह्य कारक होंगे, बाह्य कारकों की उपस्थिति संतुष्टि प्रदान नहीं करेगी। 10,000 की सैलरी हमें संतुष्टि प्रदान नहीं करती। अब कंपनी की जो पॉलिसियाँ हैं, जो उपस्थित पॉलिसियाँ हैं, वो हमें संतुष्टि नहीं देती है, क्योंकि हम उनकी कार्य नीतियों से प्रसन्न नहीं होते हैं किसी भी कंपनी के। हमें अपने अनुसार कार्य करने वाली कंपनी चाहिए, जो हमारे अनुसार चलेगी, है ना? तो इस प्रकार से क्या है, कंपनी की नीतियों से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और हमारे अंदर क्या होता है? असंतोष होता है। कैसे? मानो 10,000 की सैलरी की इतना ज़्यादा यार हमसे काम करवाया जा रहा है और सैलरी हमें केवल 5,000, 10,000, 11,000, 8,000 इस प्रकार से वेतन दिया जा रहा है, सैलरी दी जाती है, और कंपनी की पॉलिसी सैलरी तो देते नहीं है और पॉलिसियाँ इतनी बड़ी-बड़ी हैं, जो इनकी नीतियाँ हैं ऐसी-ऐसी हैं। और पर्यवेक्षण, जो हमारा पर्यवेक्षक होगा, ठीक है, जो हमारा पर्यवेक्षण करेगा, हमें ऑब्जर्व करेगा, वो उससे हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। यदि संबंध नहीं है, तो हमारे उससे फिर भी हम उससे क्या होंगे? प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे? उनकी उपस्थिति तो है, पर्यवेक्षण है, हमारा पर्यवेक्षक है, कोई हमारा ऑब्जर्वर उपस्थित है, वो हमें संतुष्टि नहीं देगा, असंतोष ही हमारे अंदर उत्पन्न करेगा कि बार-बार हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन ये बार-बार क्या करता है? हमारे कार्यों में कमी निकालता रहता है, ठीक है? और कार्य की स्थितियाँ, वर्क कंडीशन, कार्य की स्थितियाँ कैसी हैं? जो कार्य हो रहा है, उसकी स्थितियाँ कैसी हैं? इस पर भी ध्यान देना होता है, और पारस्परिक संबंध, अर्थात जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयी हैं, उनका पारस्परिक संबंध कैसा है, उनका आपस का तालमेल कैसा है, ये भी प्रभावित होता है। और नौकरी की सुरक्षा, इसमें नौकरी की सुरक्षा तो उपस्थित है, अर्थात नौकरी हमारी बनी रहेगी, लेकिन हमें उस नौकरी से संतोष नहीं मिलेगा। क्यों? वेतन अच्छा नहीं मिलता है, कंपनी की पॉलिसी हमारे हिसाब से नहीं है, पर्यवेक्षक जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हमारी कमियां निकालता रहता है, कार्य की वर्क कंडीशन हमारे अनुसार नहीं है, और हमारे तालमेल भी लोगों से नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन नौकरी है, ये बात होती है। बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? हमारे अंदर असंतोष ही उत्पन्न करती हैं, संतुष्टि प्रदान करने वाली नहीं होती हैं, ठीक है। वहीं जो हमारे आंतरिक कारक या मोटिवेटर फैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं? कार्य की विषय वस्तु से, कार्य के सिलेबस से ही संबंधित होते हैं। अब ये तो था क्या, नौकरी से संबंधित था और उस वातावरण से जिसमें कर्मचारी काम कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे प्रेरक कारक हैं, मोटिवेटर फैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं? कार्य की विषय वस्तु से संबंधित है, कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति प्रकृति से संबंधित है, अर्थात वर्क के नेचर से संबंधित है। ऐसा वर्क जो कोई कर्मचारी करता है, मानो कोई टीचर है, किसी संगठन में वो पढ़ाता है, तो उसके मोटिवेटर फैक्टर उसके क्या करेंगे? उसकी प्रकृति से, उसके कार्य के नेचर से, वर्क का जो नेचर है, वर्क की जो प्रकृति है, उसकी उस प्रकृति से संबंधित होते हैं, उसके कार्य से नहीं, या उसके कार्य करने का जो संगठन है, उसके वातावरण से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इनकी अनुपस्थिति असंतोष नहीं हो सकता है, इनकी अनुपस्थिति से असंतोष क्या असंतोष नहीं हो सकता है, अर्थात यदि
प्रेरक घटक, जो प्रेरक घटक हैं, आंतरिक कारक हैं, यदि उनकी अनुपस्थिति है तो हमारे अंदर असंतोष उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ क्या था, अनुपस्थिति क्या कर रही थी, असंतोष को जन्म दे रही थी, असंतोष को उत्पन्न कर रही थी। यदि आरोग्य घटक नहीं, आरोग्य घटक में वेतन वेतन अच्छा नहीं मिल रहा है, कंपनी की पॉलिसी हमारे हिसाब से नहीं है, तो हमें क्या हो रहा था, असंतोष हो रहा था। लेकिन हम यहाँ किस पर बात होगी, कर्मचारियों की कार्य की प्रकृति पर, वर्क के नेचर पर बात होगी। यदि प्रकृति अनुपस्थित है तो असंतोष नहीं हो सकता है, लेकिन नौकरी में उनकी उपस्थिति संतुष्टि का एहसास देती है। लेकिन नौकरी में क्या करेगी, उनकी उपस्थिति संतुष्टि का एहसास देगी। मानो एक कर्मचारी कार्य करता है किसी कंपनी में, ठीक है, और उसे उपलब्धि मिल जाती है, उपलब्धि हासिल कर लेता है, ठीक है, उपलब्धि हासिल कर ली, चाहे उसने उपलब्धि अभी हासिल ना करी हो, अनुपस्थिति हो उपलब्धि की, तो फिर भी क्या है, उसके अंदर असंतोष की भावना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के साथ, जो उसके साथ कार्य करने वाले सहांगिक हैं, उनके साथ उसका संबंध अच्छा है, बात करने का तरीका उनसे अच्छा है, तालमेल अच्छा बैठता है, तो असंतोष उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा देखो, और उपस्थित उपस्थिति संतुष्टि का एहसास कराती रहेगी। इनकी उपस्थिति बार बार हमारे अंदर क्या कराएगी, संतुष्टि का एहसास कराएगी। जैसे मानो एक शुरू में किसी कंपनी में एक लड़का लगता है, ऐज़ क्या लग जाता है, वो एक वर्कर लगता है, ठीक है, ऐज़ वर्कर ज्वाइन करता है वहां पर, लेकिन धीरे धीरे अपने कार्य के दम पर, ठीक है, अपनी कार्य शैली के अनुसार वो उपलब्धियां हासिल करता चला जाता है। तो उनकी उपस्थिति होती है, और उपस्थिति क्या करती है, संतुष्टि का एहसास दिलाती है। ठीक है, हम आत्मसंतुष्ट होने लग जाते हैं कि मेरे द्वारा जो लक्ष्य तय किया गया था वो हमने क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है, उसे प्राप्त कर लिया है। ठीक, तो उपलब्धि प्राप्त हो गई वहां पर। और दूसरा पहचान, अब कोई कर्मचारी चाहता है कि जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है या जिस संगठन में वो कार्य कर रहा है, वहाँ के लोग उसे पहचाने, और तभी पहचान सकते हैं जब वो अंदर से प्रेरित होगा। आंतरिक कारक उसे प्रेरित करेंगे, तभी वो क्या कर पाएगा, अपनी पहचान वहां पर बना पाएगा। ठीक है। उसका वर्क ही उसकी पहचान बनेगा। जिम्मेदारियां, हम लोगों को जिम्मेदारियां दे सकते हैं, जैसे मैनेजर की जिम्मेदारी है, एचआर की जिम्मेदारी है, सुपरवाइजर है, या फिर क्या है, ऑपरेटर हैं। इस प्रकार से अनेक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय में प्रिंसिपल होता है, डायरेक्टर होते हैं, एमडी होते हैं, या फिर वाइस प्रिंसिपल हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ये सारी चीज जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उन्हें और ज्यादा प्रेरित करने का कार्य करती हैं। जब उन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो वो अंदर से प्रेरित होते हैं अपने कार्य को और ज्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए। उन्नति, अपने कार्य को संभाल पाते हैं जब उन्हें जिम्मेदारियां मिलती हैं। तो जिम्मेदारियां मिलने के बाद वे क्या करते हैं, अपने कार्य को और उन्नत बना पाते हैं, और ज्यादा उनकी उन्नति होती है, उससे और ज्यादा उनकी कार्यशैली बढ़ती, कार्य करने का जो तरीका है वो सुधरता है। फिर व्यक्तिगत विकास, और हम प्रेरक घटकों से ही अपना क्या करते हैं, पर्सनल विकास करते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्या था, आरोग्य घटकों में हम वेतन लेकर के दूसरों की कंपनियों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो दूसरों का क्या हो रहा है, उससे विकास हो रहा है। लेकिन जब हम आंतरिक प्रेरकों से कार्य करेंगे, आंतरिक प्रेरकों से प्रेरित होकर के, मोटिवेटर फैक्टर से प्रभावित होकर के हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो उनसे हमारा व्यक्तिगत विकास होगा, पर्सनल डेवलपमेंट हमारा होगा। ठीक है। ये था दोनों में अंतर। दो कारक इन्होंने बताए थे हर्ज़बर्ग ने, एक था आरोग्य घटक, दूसरा प्रेरक घटक। उन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर बताया उन्होंने। क्या बताया कि आंतरिक कारक, यहीं से हमारा स्पष्ट हो जाता है कि आरोग्य कारक ये हैं और प्रेरक घटक ये हैं। आरोग्य घटक बाह्य होते हैं, जिन्हें हम रख रखाव कारक भी कहेंगे, और प्रेरक घटक आंतरिक होते हैं, जिन्हें संतुष्टि कारक भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो आरोग्य कारक हैं वो नौकरी के संदर्भ में संबंधित हैं, और उस वातावरण से संबंधित है जिस वातावरण में कोई कर्मचारी क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जैसे विद्यालय का वातावरण है, किसी कंपनी का वातावरण है, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण है जिसमें वो कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आंतरिक कार्य क्या है, कार्य की विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, और साथ में कर्मचारियों की कार्य की जो प्रकृति है, अर्थात वर्क वर्क नेचर उनका जो है उससे संबंधित होते हैं। अब जो आरोग्य घटक हैं उनकी उपस्थिति संतुष्टि प्रदान नहीं करती है। आरोग्य घटक जितने भी उनके होंगे, उनकी उपस्थिति हमें संतुष्टि प्रदान नहीं करेगी, संतुष्ट नहीं करेगी, आत्मसंतुष्टि नहीं देगी। लेकिन अ, अनुपस्थिति क्या कर देती है, असंतोष को जन्म दे देती है। ठीक है, अगर अनुपस्थित हैं, वेतन हमें ठीक ठाक नहीं मिलता है, कंपनी की पॉलिसियां ठीक नहीं है, पर्यवेक्षण हमारा ठीक नहीं हो रहा है, कार्य वर्क कंडीशन ठीक नहीं है, पारस्परिक संबंध ठीक नहीं है, तो सारे हमारे अंदर क्या कर देते हैं, असंतोष को जन्म देते हैं। वहीं
जो प्रेरक घटक हैं अर्थात मोटिवेटेड फैक्टर्स हैं, यदि वो अनुपस्थित भी हैं तो हमारे अंदर असंतोष उत्पन्न नहीं हो सकता, असंतोष नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी जो उपस्थिति है वो हमारी नौकरी में क्या कराती है, संतुष्टि का एहसास कराती है। अर्थात मानो उपलब्धि की उपस्थिति, अर्थात हमने उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है तो हमारी नौकरी में हमें क्या कराएगी, संतुष्टि देगी, हमें आत्म संतुष्टि करेगी कि हाँ यार, कि मेरे द्वारा इस कार्य को करने से मैंने क्या कर ली, अपनी उपलब्धि कर ली, मेरा इससे नाम हो रहा है, मेरी पहचान हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से मेरा वर्क संभल रहा है, मैं अपने कार्य को और अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक बन रहा हूँ, मेरा कार्य उन्नत हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है और मेरा खुद का अपना पर्सनल विकास हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रेरक घटक हैं वो हमें क्या करते हैं, संतुष्टि देते हैं, और आरोग्य घटक क्या करेंगे, असंतोष देंगे। ठीक है, अगर उपस्थित हैं तो भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, उपस्थिति होने पर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, और अनुपस्थिति होने पर हमें संतोष मिलेगा। आरोग्य घटक देखो, आरोग्य घटक यदि उपस्थित हैं तब भी हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती है, और अनुपस्थित हैं तो हमें असंतोष ही मिलेगा, और प्रेरक घटक यदि अनुपस्थित भी हैं तो हमें असंतोष नहीं मिलेगा, और अनुपस्थित हैं तो भी हमें असंतोष नहीं मिलेगा, और उपस्थिति क्या कराएगी, संतुष्टि की हमारे अंदर संतुष्टि का एहसास कराएगी। जब हम उपलब्धि हासिल कर लेंगे, अपनी पहचान बना लेंगे, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएंगे, अपने कार्य को उन्नत कर लेंगे, कार्य का विकास कर लेंगे और अपना व्यक्तिगत पर्सनल विकास भी कर लेंगे, तब जाकर के हम क्या होते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत, जिसे हमने विस्तार से देख लिया है। उम्मीद है सभी के समझ में आया होगा। यदि कक्षा अच्छी लगती है तो हमें प्रेरित करने के लिए हमारा सहयोग करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। धन्यवाद।